संन्यास लूंगा राजनीति से जिस दिन मेरे छिंदवाड़ा की जनता मुझे कहेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह बयान भले ही छिंदवाड़ा की जनता को लेकर दिया हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। उपचुनाव के रिजल्ट के बाद कमलनाथ हालांकि कह चुके हैं कि वे 2023 में बीजेपी को फाइट देंगे, लेकिन पिछले एक महीने से उनकी तरफ से कोई भी बड़ा बयान सामने नहीं आया, न ही प्रदेश कांग्रेस में बड़ी गतिविधि देखने को मिली। अलबत्ता कमलनाथ दिल्ली और छिंदवाड़े के दौरे तक ही सीमित रहे। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पार्टी के सबसे बड़े संकट अध्यक्ष पद पर सस्पेंस खत्म कर दिया है। राहुल गांधी अब हर जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी जिस फॉर्मूले को लेकर संगठन में बदलाव कर रही है, वैसा ही वे दिल्ली से लेकर भोपाल तक आने वाले दिनों में कर सकते हैं। यानी संगठन में युवाओं को तरजीह मिलेगी और अनुभवी नेता पीछे से सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस के अंदर से इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष सड़कों में जो नेता संघर्ष कर सके, ऐसे किसी नेता को मैं समझता हूँ कि हाईकमांड और कमलनाथ जी बनाएंगे, और ये सब तय करेंगे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और हाईकमांड, और जो तय करेंगे सब विधायकों को मान्य होगा। कांग्रेस और खास तौर पर कमलनाथ के अगले कदम पर बीजेपी की नजरें गड़ी हुई है, क्योंकि प्रदेश में कमलनाथ ही हैं जिन्होंने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव से बीजेपी की घेराबंदी की थी। बीजेपी नहीं चाहेगी कि कमलनाथ 2023 में भी उसके सामने खड़े हो। दूसरी तरफ कमलनाथ के अगले कदम को लेकर कांग्रेस नेता खुलकर बोलने से बचते दिख रहे हैं। कहीं की करें, मध्य प्रदेश की नहीं कर रहे। ये मैं पहले भी कह चुका हूं आपको कि परिणाम उपचुनाव का आएगा और वो चले जाएंगे। पहले वो साप्ताहिक होंगे, फिर वो मासिक होंगे, फिर तिमाही और फिर छमाही। इसी तरह से उनका प्रवास मध्य प्रदेश में होगा। ये सीक्वेंस भी अगर टूटे तो मुझे बताना। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो अध्यक्ष रहेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश के सभी कांग्रेसजनों की आकांक्षा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगला विधानसभा का चुनाव लड़ें। वो हमारे प्रदेश के नहीं, देश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में है और उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए जरूरी है। कांग्रेस के अपने इतिहास में ये समय सबसे चुनौतीपूर्ण है। ऐसे हालातों में कमलनाथ जैसे अनुभवी और गांधी परिवार के करीबी नेता की दिल्ली में जरूरत है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये संभावना इसलिए भी बन रही है कि जब कांग्रेस के दो बड़े रणनीतिकार और गांधी परिवार के करीबी नेता दुनिया से विदा हो गए, अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा। इसके अलावा पिछले दिनों जिस तरह से कमलनाथ ने चिट्ठी विवाद में घिरे कांग्रेस नेताओं के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मीटिंग कराई, ये भी उनकी अगली भूमिका के लिए बड़ा इशारा है। बहरहाल कमलनाथ मध्य प्रदेश में ही रहेंगे या दिल्ली लौटेंगे या फिर प्रदेश में एक पद छोड़ेंगे, ये तस्वीर अगले कुछ दिनों में साफ होने के पूरे आसार हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिल्ली बुलाती है, दिल्ली कॉलिंग। क्या कमलनाथ जी को दिल्ली बुला रही है? जिस दिल्ली की राजनीति उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में करीब करीब 80%, क्या कह सकते हैं 90% से ज़्यादा वक्त उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति को दिया है। 40 साल से ज़्यादा का समय एक सांसद के तौर पर छिंदवाड़ा और दिल्ली रहा, और यही वजह है कि छिंदवाड़ा से उनका जो प्रेम है हम समझते हैं, और यही बात है कि कुछ समय पहले जो बात उन्होंने छिंदवाड़ा में कही उसकी चर्चा पूरे देश में हुई, मध्य प्रदेश में हुई। सवाल ये है कि कमलनाथ क्या दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं? निश्चित तौर पर ये उन्हीं से पूछा जाएगा, और अगर वो तैयार होंगे तभी ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन वो तैयार होंगे तो इसके पक्ष में कई दलीलें नज़र आती हैं। कमलनाथ उम्र के जिस पड़ाव में हैं और जिस तरह की उनकी सीनियरिटी है, मध्य प्रदेश में उनके करने के लिए अगर कुछ है तो ये 2022 से इसकी शुरुआत होती है। यानी अभी जबकि लगभग पूरा आप कह लें, अगर 2022 की भी हम बात करें तो नवंबर 2022 से चुनाव की तैयारियों का बिगुल बजेगा। तो इस समय तक कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में क्या करेंगे? क्या वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सड़कों पर रैलियों का नेतृत्व करेंगे, या वो विधानसभा में ओजस्वी भाषण देंगे, या फिर वो गांव-गांव गली-गली घूमेंगे, पदयात्राएं करेंगे जैसे कभी दिग्विजय सिंह जी ने की थी और पाँव वाले भैया शिवराज जी करते रहे हैं। ये चीज़ें उनके साथ मुमकिन इसलिए नहीं दिखती हैं, उनकी सीनियरिटी, उनकी उम्र और उनका मिजाज। तो इसमें सबसे बेहतर चीज़ दिखती है कि अगर
वो मध्य प्रदेश की राजनीति में लौटना भी चाहते हैं तो वो लौटें 2022 के अंत में, जब वो मध्य प्रदेश में फिर एक संगठनात्मक और मैनेजरियल स्किल जिसका परिचय उन्होंने 2018 में दिया वो दें और आगे बढ़ें। और दिल्ली में रहते हुए वो कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करें, जो काम अहमद पटेल करते रहे हैं और जो काम मोतीलाल वोरा जी करते रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को ज़रूरत होगी ऐसे सीनियर लीडर्स की जो न सिर्फ इस देश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ सामने आते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे मेहमानों से। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है कांग्रेस के युवा विधायक संजय यादव जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका मैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के युवा विधायक, नमस्कार शरद जी, खातेगांव से आशीष शर्मा जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। जगदीश जी, कितना दम लगता है आपको दिल्ली बुला रही है कमलनाथ जी को? जी जगदीश जी, जी शरद जी मध्य प्रदेश में फिलहाल उपचुनाव हारने के बाद कांग्रेस के लिए करने को कुछ बचा नहीं है। पहली चीज तो ये कि, और दूसरी चीज ये कि जैसे आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, मेरा अपना मानना है पॉलिटिकल रिपोर्टर के नाते कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी के कद के अनुकूल नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष का पद हो सकता है, संगठन का बड़ा पद है। नेता प्रतिपक्ष जो आदमी 40 साल लोकसभा में बैठे हों, केंद्र में मंत्री रहे हों सालों साल, उनके लिए मुझे नहीं लगता कि नेता प्रतिपक्ष जैसा पद उनकी हाइट के अनुकूल होगा। एक चीज तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें हाईकमान समझ रहा है। और दूसरी चीज ये कि दिल्ली में जो कांग्रेस के हालात बन रहे हैं, जो जिस तरह के बयान कपिल सिब्बल के आ रहे हैं, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद बयान दे रहे हैं, जिस तरह से मुकुल वासनिक या पीजे नम्बरम जी बोल रहे हैं, इन सारे हालातों में गांधी नेहरू परिवार का अगर कोई सर्वाधिक वफादार है तो वो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ है। चूंकि ये जग जानता है कि इंदिरा गांधी ही उन्हें राजनीति में लाई थी, उन्हें सीधा पैरासूट से छिंदवाड़ा में लॉन्च किया गया था, श्रीमती गांधी ने ही उन्हें लॉन्च किया था। तो ऐसे में उनकी भूमिका दिल्ली में मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी या सोनिया गांधी को ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही होगी बनस्पत मध्य प्रदेश के। क्योंकि आपके उस कथन से मैं 100% सहमत हूं कि अब मध्य प्रदेश में 2 साल कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी फुल्ली मेजोरिटी से सत्ता में है, पूरी ताकत से सत्ता में, और ये सत्ता हिलने वाली कम से कम अभी 2, 2.5, 3 साल तो नहीं है। बिल्कुल आपने और चौथी बात यह कि मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व की बात पीसी शर्मा जी कह रहे थे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य तभी सुरक्षित है जब ये शाह पैटर्न पर काम करें। ये तय कर दें कि हमें 40 साल से ऊपर का जिला अध्यक्ष नहीं बनाना है, लिमिटेड पद बनाने हैं और 50 साल से नीचे का प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना है। तो मुझे लगता है कि शायद 2023 में कांग्रेस बेहतर तरीके से जा पाएगी। शरद जी, मतलब अब मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है संजय यादव जी जैसे नेताओं के उत्कर्ष का समय और उनकी तरफ दृष्टि होगी, यानी आशीष जी का समय भी निश्चित तौर पर शुरू हो रहा है क्योंकि उनके यहाँ भी तीसरी पीढ़ी। ये भी 10 साल लेट है शरद जी, 10 साल लेट है। जी जी, देर आए दुरुस्त आए, इसीलिए कहा भी गया है जगदीश जी, देर से ही सही लेकिन निगाह तो डालिए, कर्म तो करिए। संजय जी एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर आशीष जी की बात करूंगा मैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं जगदीश जी की बात से बहुत सहमत हूं, बहुत कुछ बातों से, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं की शुरुआत अब करने जा रही, लेकिन कांग्रेस ने शुरू से ही युवाओं की महत्व ज़्यादा दिया और युवाओं की राजनीति ज़्यादा की। ये कांग्रेस की संस्कृति में था। उसका मैं उदाहरण हूँ कि मुझे पहली टिकट 1998 में 26 साल की उम्र में मिली थी। तो मेरे जैसे कई उदाहरण हैं। आज हमारे यहाँ जो भी मंत्री थे वो अधिकांश 40, 45, 40 के अंदर के थे। तो कांग्रेस ने तो हमेशा युवाओं के नेतृत्व में काम किया है। चाहे आज हमारे राहुल जी हों, वो भी उनकी उम्र 47-48 साल है, अरुण यादव जी अध्यक्ष रहे हों, वो भी युवा है। जहाँ तक बात है कमलनाथ जी की, तो मैं मानता हूँ कि कमलनाथ जी 40 साल सांसद थे, लेकिन उन्होंने विधानसभा में भी स्पष्ट कहा कि जब जब मंत्री थे कमलनाथ जी, चाहे शहरी विकास मंत्री हों, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के हित की चिंता ज़्यादा की। और सबसे ज़्यादा बजट उनके ऊपर आरोप भी लगा था कि सड़क परिवहन मंत्री के नाते वो सबसे ज़्यादा बजट मध्य प्रदेश को दे गए। और आज जो 8 4 लाइन सड़कें ये बन रही हैं वो कमलनाथ जी की दी हुई हैं। आज चाहे भोपाल में आप जो लाइन देखते हैं वो कमलनाथ जी की देन है। कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पर विधानसभा में पिछले सत्र में जब मुख्यमंत्री थे तब भाषण दिए थे,
तो सभी ने विपक्ष ने भी उस समय, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष ने भी इस बात की सराहना की थी कि बाबूलाल गौर जी थे स्वर्गीय हमारे बीच में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कमलनाथ जी की तो ये कह देना कि कमलनाथ जी दिल्ली की राजनीति, स्वाभाविक संगठन के लिए देश की राजनीति करते थे, लेकिन हमेशा विकास की राजनीति उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए की है। तो मध्य प्रदेश को कमलनाथ जी की हमेशा ज़रूरत है, वो चाहे वो दिल्ली में बैठे और चाहे अगला नेतृत्व 2023 का चुनाव हो वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाए। उनके नेतृत्व में उनको कोई चुनौती भी नहीं है सामने, कांग्रेस में भी उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। लेकिन आज निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन को कमलनाथ जी जैसे अनुभव की दिल्ली में भी आवश्यकता है। और मैं जगदीश जी की इस बात से सहमत हूँ कि कमलनाथ जी के जो स्वभाव के अनुसार नेता प्रतिपक्ष, हम लोगों की जो 27 तारीख को बैठक है उसमें क्या तय होगा, जो हमारा हाईकमान चाहे कमलनाथ जी हो चाहे हमारे जो प्रभारी हैं मुकुल जी, ये सब तय करेंगे। उस हिसाब से कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा। चलिए, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं कि एक युवा नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि इससे हम सभी सहमत हैं कि कमलनाथ जी उनकी वरिष्ठता, उनकी सीनियरिटी को देखते हुए उनके लिए कम से कम इस पद का छोड़ना तो तय माना जा रहा है। आशीष जी, विषय आपकी पार्टी का नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी की जब बात आती है तो बीजेपी ज़रूर बहुत रुचि से बात भी करना चाहती है, और ख़ास तौर से कुछ नेता जो हैं जिनमें सबसे अग्रणी हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनका बड़ा अनुराग है कमलनाथ जी से। और इसी श्रेणी में मैं दूसरे क्रम पे रखूँगा कमल पटेल जी को। ये दोनों जो नेता आपके हैं, इनके बड़े प्रिय पात्र हैं कमलनाथ जी, बहुत प्रिय हैं उनके, आपके भी हो सकते हैं। बहरहाल आप क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं आप? जी देखिए, निश्चित ही कमलनाथ जी को अब अपनी नई भूमिका तलाशना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो अभी उपचुनाव हुए हैं उसमें कमलनाथ सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल पर सकारात्मक मोहर मध्य प्रदेश की जनता ने नहीं लगाई। वो खुद भी कह चुके हैं कि अब मेरी उम्र भी हो गई है। मैंने कहीं उनका बयान पढ़ा था। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसमें संगठन जैसी कोई चीज नहीं है। जो भी तय होना है वो गांधी जी के परिवार के द्वारा तय होना है। सोनिया गांधी जी को तय करना है, राहुल गांधी जी को तय करना है। कभी उनकी माँ अध्यक्ष बन जाती है, कभी वो अध्यक्ष बन जाते हैं, कभी वो खुद मना कर देते हैं और कभी वो खुद कहते हैं मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। इस गड़बड़ जाले को लोग समझ नहीं सकते। इसलिए ये बात उतनी सही है कि कमलनाथ जी को भविष्य में क्या भूमिका मिलनी है ये दिल्ली से तय होगा, और वो चाहे किसी भी भूमिका में आए, हमें उनकी किसी भूमिका से ना कोई दिक्कत है, ना किसी प्रकार का परहेज है। लेकिन अब उनकी किसी वजनदार भूमिका से निश्चित ही मध्य प्रदेश की कांग्रेस में खींचतान मचेगी। खींचतान मचेगी, ऐसा मानना है बीजेपी का। जगदीश जी, अगर कमलनाथ जी की हम भूमिका मध्य प्रदेश में 2022 के अंत तक देखें तो उसके पीछे क्या दलीलें आपको मजबूत लगती हैं? क्योंकि बीच में कांग्रेस के अंदर खाने से ये खबरें भी आई थी कि दिल्ली में सोनिया जी और राहुल गांधी जी के सामने ये भी कहा गया, खुद कमलनाथ जी ने भी कथित रूप से ये विषय उठाया था कि पार्टी में ये राय बनती है कि वरिष्ठ नेताओं को किनारे करने की कोशिशें हो रही हैं, जिसका राहुल गांधी जी ने जवाब दिया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा उनका ये भी कहना था कि मेरे पिता के साथ काम कर चुके जो राजनेता हैं, मैं उनका बहुत हृदय से, मन से सम्मान करता हूँ। और उस मीटिंग को लेकर ये भी बात थी कि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ये भी कहा कि जिन युवा नेताओं पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भरोसा किया, हालांकि सचिन पायलट कांग्रेस में ही हैं, लेकिन उन नेताओं का ये भी कहना था कि आखिर राजस्थान में भी जो शुरुआत मध्य प्रदेश की तरह हुई उसका केंद्र बिंदु सचिन पायलट थे। तो उनका ये भी कहना है कि आप सीनियर लीडर्स को खारिज नहीं कर सकते हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या अशोक गहलोत हो या फिर कमलनाथ हो। तो क्या आपको यही मजबूत तर्क दिखता है कि युवा नेताओं पर भी कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि ये बिल्कुल लाजवाब, बेमिसाल साबित होंगे? जी जगदीश जी। जी शरद जी, पहली चीज तो ये कि एक सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि जब भी कोई पार्टी कमजोर होती है, ये आप मेरी बात से सहमत होंगे कि जहां कांग्रेस कल थी वहां बीजेपी आज है। बिल्कुल सही। भाई यही कांग्रेस की जो 80 और 80 के दशक में बेहद मजबूत हुआ करती थी। और मैंने, आपने और हमने, हो सकता है हम उस समय छात्र रहे हैं, हमने वो दौर देखा है जब राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के फैसले के आगे उंगली उठाने का साफ नहीं हो पाता था किसी को, क्योंकि लोकतंत्र संख्या बल से चलता है। तब कांग्रेस के पक्ष में
जबरदस्त तरीके से संख्या बल हुआ करता था, अधिकांश राज्यों में उसकी सरकार हुआ करती थी। और यही वजह है कि असहमत होते हुए भी, ये बीजेपी में आज हो रहा है, यही बीजेपी में आज हो रहा है, असहमत होते हुए भी ऊंट सिले रहते थे, अनुशासन का डंडा सर पे दिखाई देता था। लेकिन आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत यही है, क्या आप मान सकते हैं कि कपिल सिब्बल या गुलाम नबी आजाद जो बात कह रहे हैं, ये बात वो इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के जमाने में कह सकते थे? शायद नहीं, क्योंकि तब इंदिरा जी इतनी बात नहीं सुनती, क्योंकि इंदिरा जी एक विराट व्यक्तित्व की धनी थी और कांग्रेस एक ऐसा बरगद था जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई थी। समय समय कांग्रेस की अपनी नीतियां रही होंगी, कुछ अपनी गलतियां रही होंगी कि ये बरगद की शाखाएं धीरे धीरे कटती रही या नष्ट होती रही। उसका कारण है कि कांग्रेस का आकार छोटा हुआ। बिल्कुल। जब आकार छोटा होता है शरद जी, एक कविता आपने पढ़ी होगी कि मेरे पास एक छाता है जिसमें कोई एक आता है, तो ये एक इसमें समेटने का जो सब कुछ काम हो रहा है, ये बहुत मजबूती से करना चाहिए, एक बात। और जो आप तर्क दे रहे हैं कमलनाथ जी के लिए, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई काम है। कमलनाथ जी के लिए, कांग्रेस के लिए भी बेहतर ये होगा, ये मेरा अपना मानना है कि कमलनाथ जी को वो दिल्ली में सक्रिय करे, क्योंकि भारी वजनदार कद के नेता हैं, पूरे देश की कांग्रेस को समझते हैं और कांग्रेस के सारे प्रदेश में उनकी अपनी एक पहचान है। तो शायद वो दिल्ली में काम करेंगे और युवाओं को वो आगे लाएंगे, तो इसमें कांग्रेस का शरद जी ज्यादा भला होगा निश्चित तौर पर। लेकिन ये कांग्रेस के लिए एक अवसर भी है कि आप उन चीज़ों को दूर करें, क्योंकि सफलता जितना नहीं सिखाती है उससे ज़्यादा असफलता सिखाती है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत कटु और बहुत ही खराब अनुभव है कि सत्ता में ऐड ऑन करूंगा इसमें। जी जी बोलिए। शरद जी, सबसे पहले जो एक मैं इतने दिनों से मैं कांग्रेस को भी बहुत करीब से देखता हूं, बीट रही है मेरी, बीट है कि अनिर्णय की जो स्थिति है उससे कांग्रेस नेतृत्व को दूर जाना होगा। एक फैसला लीजिए, किसी फैसला हित में भी होता है, अहित में भी होता है, लेकिन जो भी फैसला लीजिए सीधा फैसला लीजिए, तत्काल फैसला लीजिए। उससे ही राजनीतिक दल मजबूत होते हैं, जब सीधे फैसले लिए जाते हैं। जब हम झूलते हैं, अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, तब पार्टी कमजोर होती है। और कांग्रेस इसी अनिर्णय की स्थिति के चलते मुझे जो लगता है वो नीचे जो उसका ग्राफ नीचे गया है वो अनिर्णय की स्थिति के चलते गया है शरद जी। बिल्कुल। और कमलनाथ जी के पक्ष में जो चीज़ें जाती हैं वो ये भी है कि वो निर्णय बहुत तेज़ लेते हैं और निर्णय लेने के बाद उनके निर्णय को पलटने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं उनकी सीनियरिटी के मद्देनज़र। संजय जी, आप किस तरह देखते हैं, परिवर्तन अब होंगे, युवा नेतृत्व आगे आएगा निश्चित तौर पर? और जैसा राहुल गांधी दिल्ली में कह रहे थे मीटिंग में 5 घंटे तक जो चली, कि हम युवाओं के साथ, आप बुजुर्गों का मार्गदर्शन और आपके साथ एक बेहतर समन्वय और आपका सहयोग, इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा लगता है कि दिल्ली की ये बैठक भी एक बहुत सीखने वाली बैठक कांग्रेस के लिए रही। क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक जगदीश जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम लोगों में जो कमजोरी है वो निर्णय लेने की क्षमता तत्काल नहीं है। जो आज निर्णय लेने चाहिए उसमें पता चला साल भर लग जाते हैं। मैं आशीष जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ कि जैसे जगदीश जी कह रहे थे कि 1 दशक में इंदिरा जी या राजीव जी के आगे कोई उंगली नहीं उठा पाता रहा। आशीष जी की बात का एक जवाब दूंगा। अभी भी भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा सत्र के अंदर सम्मानीय गोपाल भार्गव जी ने कहा था कि जिस दिन नंबर 1 और नंबर 2 का इशारा हो जाएगा उस दिन सरकार गिर जाएगी। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने सार्वजनिक बयान दिया है कि मोदी जी के इशारे पर हमने सरकार गिराई। तो मतलब आपके यहाँ भी जो मोदी जी कहेंगे, जो अमित शाह कहेंगे, वही भारतीय जनता पार्टी में होगा। स्वाभाविक जो जिसकी सत्ता रहती है वो संगठन से दूर होता जाता है। और भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों की सत्ता रही तो हम लोग भी संगठन से दूर रहे। अब हमें ठोकर लगी है तो ना, जो कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे और 2023 की तैयारी करेंगे कि 2023 में हमें 150 प्लस के साथ वापस आना है और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करना है। ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारी संगठन की कमजोरी के कारण जनता हमें वोट देना चाहती है, लेकिन हमारा संगठन बिखरा होने के कारण हम मजबूत नहीं हो पाते। जनता तो हमें चाहती है कि हम कांग्रेस को बिठा लें, लेकिन हम अपनी गलती से हम लोग इस चीज़ में पीछे हो रहे हैं। और उसमें निर्णय लेने की क्षमता तत्काल होना चाहिए। जो भी निर्णय है, चाहे अध्यक्ष बदलने की बात हो या ब्लॉक अध्यक्ष जो भी हो, उसमें संगठन को दुरुस्त करने का एक ही तरीका है कि निर्णय लेने की क्षमता कांग्रेस में जल्द होना चाहिए, ताकि लोगों को मौका लगातार मिलता रहे। आशीष जी, ये चीज़ कही जाती है कि चोट खाया व्यक्ति हो या संगठन हो, उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस थोड़ी भूल गई थी ये कि 2018 में बीजेपी चोट खाई हुई पार्टी थी
और बीजेपी एक बेहद मजबूत चतुर रणनीतिक मोर्चे पर कामयाब पार्टी है। ये उसने बताया कि उसने 5 साला इलेक्शन के पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस को क्लीन बोल्ड किया और अपनी लगभग 1.5 साल 16-17 महीने में ही फिर सत्ता पा ली। लेकिन अब ये कांग्रेस है जो 2023 तक चोट खाई पार्टी के रूप में आपसे भिड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि कईयों के दिल के अरमां दिल में ही रह गए। आंसुओं में बह गए ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दिल में रह गए। और दिल में रहने की वजह से ये चाणक्य भी कहते हैं कि ये बड़ा एक घातक एलिमेंट होता है, सावधान आपको भी रहना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस ने कोई पहली बार चोट खाई है ऐसा नहीं है, कई बार कांग्रेस ने चोट खाई है। हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव देखे, विभिन्न राज्यों के चुनाव देखे। जहां तक बात है कि मध्य प्रदेश में मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश से विदाई हो जाए, ताकि हमें प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश में कोई नई भूमिका मिले। आने वाले 2023 में कई सारे नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं, तो वो सब चाहते हैं कि कमलनाथ जी दिल्ली चले जाए। लेकिन कमलनाथ जी के जो कट्टर समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि उन्हें कमलनाथ जी की आज मध्य प्रदेश में जरूरत है। मैं कई कांग्रेसी मित्रों से मिलता हूं, उनका कहना है कि जब से कमलनाथ जी आए तब से कांग्रेस कार्यालय में रौनक दिखने लगी। इतने संसाधन कमलनाथ जी ने जुटाए, इतना पैसा कांग्रेस को खड़ा करने के लिए लगाया, और इसलिए कमलनाथ जी के समर्थक जरूर चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की कमान कमलनाथ जी के हाथों में रहे। और मैं मानता हूं कि वो आसानी से मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस के किसी अन्य नेता के हाथ मध्य प्रदेश में जाने नहीं देंगे। दिल्ली में भी बराबर दखल रखेंगे और मध्य प्रदेश में भी अपना प्रभाव बनाए रखेंगे। और जहां तक बात है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अब हमें युवाओं को लाना है, बुजुर्गों को लाना है, तो ऐसा वो कई बार कह चुके हैं। उनको खुद को लगता है कि मैं अभी युवा हूं, लेकिन वो उम्र के ढलान की तरफ बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जी, उनको सोचना चाहिए कि चेहरा कांच के सामने जब देखते हैं कि ये सफेद होती हुई दाढ़ी और ये झुर्रियां बता रही है कि अब वो युवा नहीं बचे हैं। उनको एकदम युवा जो नए नए विधायक बन के आए मध्य प्रदेश से, उनको निकाल कर लेके जाना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व के लिए। लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अभी जिन हाथों में है, वो कभी नहीं चाहता कि कांग्रेस की कमांड और किसी के हाथों में पहुंचे। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और कैंप कभी नहीं चाहता कि उनके हाथ से 2023 का रिमोट कंट्रोल भी दूर चला जाए। इसलिए कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। ये कितने भी घाव खा ले, कितनी भी चुनौतियां ले लें, लेकिन ये ऐसे कैसे कांग्रेस में चलने वाला है। जी जगदीश जी, झुर्रियों की अगर हम बात करें या बालों की सफ़ेदी की बात करें, तो बीजेपी में भी ऐसे कई नेता हैं जो झुर्रियों की दहलीज पर तो पहुंच ही रहे हैं और बाल तो उनके कब के सफ़ेद हो चुके हैं। क्योंकि 15 साल की जो राजनीति निरंतर रही बीजेपी की सत्ता की मध्य प्रदेश की, उसमें भी हमने देखा, क्योंकि सत्ता की अपनी सीमा है, आप हर किसी को उठाकर वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते। और ना सत्ता में या पार्टियों में अभी रोटेशन की प्रणाली है कि 5 साल ये मुख्यमंत्री रहेंगे या ये मंत्री रहेंगे और अगले 5 साल दूसरे व्यक्ति जो हैं इन पदों पर आसीन होंगे। ये बहुत कठिन है, क्योंकि जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे मंत्रियों को बदलना भी आसान नहीं होता है। लेकिन बीजेपी में जो ये नेता हैं जो बोलते नहीं हैं, कांग्रेस की तरह उनकी जुबान नहीं खुलती है, लेकिन ये चुनौती बीजेपी के लिए भी। और जब आप और हम ये बात कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जल्दी ही मध्य प्रदेश में अपनी कार्यकारिणी जो दिल्ली में है और आजकल में ही कार्यकारिणी या अगले सप्ताह तक हो सकती है, ऐसे में हर हाथ को काम, ये बीजेपी के लिए भी और युवाओं को काम, ये बीजेपी की भी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए 2023 के लिए। जी जगदीश जी। शरद जी, सबसे पहले आप एक चीज को थोड़ा सा देखिए, वो ये कि निश्चित रूप से बीजेपी में सेकंड लाइन जो है, वो बहुत सारे नेता हैं जो 15-15 साल मंत्री रहे, 3 टर्म मंत्री रहे। वो मेरा अपना मानना है कि अब आप देखेंगे वो अपनी अंतिम इनिंग खेल रहे हैं। आपने अभी जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने, आप देखिए सारे विरोधों के बावजूद 35 साल, 37 साल, 38 साल, 32 साल ऐसे लड़के आए हैं। चाहे वो भोपाल की बात करूं, चाहे सागर की बात करूं, चाहे इंदौर की बात करूं, जबलपुर की बात करूं, ये भविष्य की इबारत लिखी जा रही है धीरे धीरे संगठन द्वारा कि, और इनको ये बताया जा रहा है कि भाई साहब आप अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, आप अस्ताचल की ओर जाइए, ये नए लड़के हैं, ये अब भाजपा के नए चेहरे हैं, ये भाजपा का भविष्य है।
भाई जिला अध्यक्ष किसी रूलिंग पार्टी का होना बहुत बड़ी बात होती है। 32-35 साल के लड़के, मेरे ख्याल में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में शरद जी जो अध्यक्ष हैं वो वही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जगदीश स्ट्रेटेजी जी, कांग्रेस को भी रखनी पड़ेगी। आप जी, खत्म करिए जी 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 आप, मैं संजय जी की मैं तारीफ कर रहा हूं कि कम से कम एक ऐसे नेता बहुत कम होते हैं जो कमियों को कैमरे के सामने स्वीकार करते हैं। संजय जी स्वीकार कर रहे हैं, दिल से जो है मैं उनको जिंदाबाद कहता हूं। लेकिन कांग्रेस को यही मैं कह रहा हूं, फैसला तत्काल लीजिए। आप तय करिए 32 साल के लड़के को, 34 साल के लड़के को आज फायदा भले ही ना मिले, 5 साल बाद फायदा मिलेगा। और विरोध, कांग्रेस इतना बड़ा वट वृक्ष है कि इससे अलग होके विरोध करके कोई कहीं जा नहीं सकता। इस डर से केवल अनिर्णय की स्थिति बने कि ये गुटबाजी फैलेगी, विद्रोह होगा। विद्रोह होने दीजिए भाई, बिना विद्रोह के भी तो कुछ हासिल आपको नहीं हो रहा ना। विद्रोह होके जो हासिल होना है वो बिना विद्रोह के भी होने दीजिए। तो ये कांग्रेस का स्ट्रेटेजी कांग्रेस को भी बनानी पड़ेगी। 3-3 बार के जिला अध्यक्ष आप बैठाए हैं, एक जिले में 4-4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। हो सकता वो विधानसभा चुनाव की मांग थी, लेकिन अब तो उसे खत्म करिए। 150 से 200 आपके महासचिव हैं, सचिवों की तो मेरे पास गिनती नहीं है कितने हैं। इस तरह से ये तदर्थवाद खत्म करिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, बीजेपी की तरह काम करिए। महामंत्री 5 होंगे, सचिव 10 होंगे, उपाध्यक्ष 10 होंगे, तब संगठन चलेगा और तब कांग्रेस मध्य प्रदेश में भाजपा को टक्कर दे पाएगी। आपकी बात से मैं यही निष्कर्ष निकाल पा रहा हूं जगदीश जी कि संजय जी से, बिल्कुल संजय जी से मेरा बहुत पॉइंटेड, वक्त कम है, सवाल है मेरा कि अपने जी गलती जनता की नहीं है, गलती संगठन से है। सशक्त प्रतिद्वंदी से आप भले ही राजनीतिक वैचारिक मतभेद रखिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन उसकी मजबूत कार्यशैली या रणनीति का पालन करने में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और ये इसी तरह की शैली को कभी कांग्रेस भी लेकर आगे बढ़ती रही है। तो आपको बीजेपी से इस मामले में तो संगठनात्मक दृष्टि से तो सीखना ही होगा संजय। बिल्कुल हमें सीखना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है चुनाव नगर निगम के 2-3 महीने बाद हो रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंडलों में कार्यक्रम शुरू हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी से, संगठन से तो इनको सीखना चाहिए कि हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि मैं नगर निगम में पार्षद था, हम लोग अपनी बात, जनहित की बात खुले तौर पर उठा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज़ादी नहीं है, कांग्रेस और भारतीय में ये फ़र्क है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जगदीश जी बात कर रहे थे, इस बात से हम लोग भी दुखी हैं कि हमारे यहाँ पद सब चाहते हैं, और लेटर पैड और विजिटिंग कार्ड के लिए जिला अध्यक्ष को पता नहीं रहता कि महामंत्री है हमारा। 100 महामंत्री, 50 उपाध्यक्ष, इससे संगठन नहीं चलता। एक सीमित संगठन, मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा, तब हम कांग्रेस पुनः खड़ी हो पाएगी। बगैर संगठन के हम सत्ता नहीं पा सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, उसके साथ संघ है, आरएसएस है, ऐसे लोगों का संगठन है भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा पहले संगठन सीमित ही हुआ करता था। हाँ, पहले संगठन सीमित हुआ करता था। चलिए जी, बहुत संक्षेप में संजय जी बात खत्म। मैं यही कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हम इस बात को, जो आपने कही है कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक हम जनता की सेवा में पुनः सफल नहीं होंगे। अब हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है कि हम सशक्त विपक्ष की भूमिका के साथ साथ अपने संगठन पर भी हमें जोर से ध्यान देना पड़ेगा और संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि आप अगर तात्कालिक मुद्दों को महत्व देते हैं और एडॉकिज्म जिसको कहा जाता है कि तात्कालिक आवश्यकताओं को, फौरी ज़रूरतों को देखकर आप रणनीति बनाते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वो कामयाबी 16-17 महीने की ही होगी, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ। क्योंकि मई 2018 में कमलनाथ जी मध्य प्रदेश आते हैं, 6 महीने प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में वो रहते हैं, और जैसा हम लोग कॉलेज और स्कूल के दिनों में टॉप 20 क्वेश्चन से पढ़ते थे, कांग्रेस ने भी कम से कम उन्हीं कुंजियों से और उन्हीं टॉप 20 क्वेश्चन से पढ़ाई करके सरकार तो बना ली, लेकिन इस सरकार में मजबूती का पहिया वो नहीं लगा पाई। क्योंकि मजबूती का पहिया सेक्रीफाइस से लगता है, त्याग से लगता है, मजबूत संगठन से लगता है, सत्ता लिप्सा से दूर रहकर आगे मजबूत तरीके से अपनी पार्टी को खड़ा करने से लगता है। और शायद 2018 के सारे सबक जो 2018 और मार्च 2020 तक कांग्रेस के सामने हैं, वो सब यही बताते हैं कि आप बीजेपी से सीखिए संगठन की क्षमता, त्याग की भावना, सत्ता से दूर रहने की भावना, और उसके बाद फिर तैयार करिए अपने को और मैदान में उतरिए। तो देखिए, शायद आपकी मुश्किलें बहुत तेज़ी से न सिर्फ दूर होंगी, बल्कि आप सफलता के दरवाजे पर भी खड़े हो सकते हैं। बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए भी और प्रदेश की जनता के लिए भी,
खासतौर से कांग्रेस के लिए बहुत अहम सवाल है। धन्यवाद जगदीश जी, धन्यवाद संजय जी और धन्यवाद आशीष जी। नमस्कार।